अच्छा जी, आपके ये नए चैप्टर का नाम है ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ये है चैप्टर नंबर 10। ठीक है। और आज हम कोशिश करेंगे कि ये इसका एक्सरसाइज जो है 10.1 वो हम कर सकें। ठीक है। तो लेट्स सी कि वो इसकी कुछ पहले डेफिनेशन डिफाइन वगैरह इसको करते हैं। तो पहले तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, वो देखते हैं व्हाट इज़ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये उसकी डेफिनेशन है जी। फॉर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एन nth ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब जब हायर ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें दो तरह की आती है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या था? फॉर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड nth ऑर्डर डिफरेंशियल nth ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज ए एन ऑफ एक्स डी एन वाई ओवर डी एक्स। इसमें nth डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब n अगर 2 होगा तो वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, n 3 होगा तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, n 4 होगा तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल, इसी तरह से n जितना होगा वो उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर हम nth ऑर्डर एक जनरल nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो वो क्या होगा? डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन ऑफ एक्स डी एन माइनस वन ओवर डी एक्स एन माइनस वन वाई एंड अप टू सो ऑन प्लस ए वन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए नॉट एक्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है। सब्जेक्ट टू ये इसकी कंडीशंस होंगी। अब इनिशियल कंडीशंस कौन सी होती है? अगर एक ही पॉइंट पर कंडीशंस हैं, जैसे एक्स नॉट पर ही सारी कंडीशंस हैं, तो सारी कंडीशंस अगर एक ही पॉइंट पर हों तो वो इनिशियल कंडीशंस कहलाती हैं। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर हों तो वो कहलाती हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशंस और वो बाउंड्री कंडीशंस कहलाती हैं। तो ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे होमोजीनियस की। जी, ये होमोजीनियस इक्वेशन असल में होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो a linear nth order differential equation of the form a n of x dn y over dx plus a n minus 1 of x dn minus 1, ये nth डेरिवेटिव है, ये n minus 1 डेरिवेटिव है। ठीक है, ये n minus 1 डेरिवेटिव, इसी तरह से n minus 2 अप टू सो ऑन। ये कहाँ तक? ये फर्स्ट डेरिवेटिव और सिंपल y का फंक्शन। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी कि जो इस साइड पर जी ऑफ एक्स होता है वो अगर ज़ीरो हो, तो फिर हम इसको होमोजीनियस कहते हैं। वेयर एज एन इक्वेशन सेम वही इक्वेशन लेकिन आगे इधर जी ऑफ एक्स का फंक्शन हो विद जी ऑफ एक्स नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो। अगर तो ये ज़ीरो होता है तो फिर तो ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। अगर ये ज़ीरो नहीं होता तो इसको हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे। ठीक है, इज सेड टू बी नॉन होमोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल टू वाई डबल प्राइम प्लस थ्री वाई प्राइम माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये एक सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, एक तो सेकंड ऑर्डर है कि इसका ऑर्डर टू है, सेकंड डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। जबकि अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ये वाली जो लिखी हुई है एक्स क्यूब वाई ट्रिपल प्राइम प्लस सिक्स वाई प्राइम प्लस टेन वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, तो ये नॉन होमोजीनियस लीनियर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो होगी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर की। डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है जी? इन कैलकुलस डिफरेंशिएशन ऑफन डिनोटेड बाय इन कैलकुलस डिफरेंशियल इन कैलकुलस डिफरेंशिएशन इज ऑफन डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर टी। तो डेरिवेटिव को हम कैलकुलस में डी कैपिटल डी के साथ भी डिनोट करते हैं
डी वाई बाई डी एक्स के साथ भी डिनोट करते हैं। इसके अलावा हम एफ प्राइम ऑफ एक्स के साथ भी डिनोट करते हैं, एफ प्राइम के साथ भी, वाई प्राइम के साथ भी डिनोट करते हैं, वाई वन वाई टू के साथ भी डिनोट करते हैं। ये सारे ऑपरेटर्स हैं। तो इस वक्त हम डिफरेंशियल ऑपरेटर इसकी बात कर रहे हैं, डी की, कैपिटल डी की। तो ये कैपिटल डी की बात कर रहे हैं, ये किसके इक्वल होता है? ये डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को हम डी वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि सिंपल मैं इसको ऐसे लिखूं अगर, कि डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू कैपिटल डी ऑफ वाई। ठीक है, यानी कि डी ओवर डी एक्स ये किसके इक्वल होगा? डी के इक्वल होगा। यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ से वाई को रेज करें, इधर से भी वाई को रेज करें, तो डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी। ठीक है, तो डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी। तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, दोनों ही डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डी ओवर डी एक्स भी और डी भी। तो हम यहाँ पर डी कैपिटल डी यूज़ करेंगे एज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर। द सिंबल डी इज कॉल्ड, यहाँ पर अब ये देखिए, द सिंबल डी इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल ऑपरेटर बिकॉज इट ट्रांसफॉर्म्स अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। फॉर एग्जांपल डी ऑफ कॉस फोर एक्स, यानी कि कॉस फोर एक्स का डेरिवेटिव वो क्या होगा? माइनस फोर साइन फोर एक्स। अब ये एक फंक्शन था कॉस फोर एक्स, इस पर डी अप्लाई किया है, तो इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको किसी और फंक्शन में, वो कौन सा है? माइनस फोर साइन फोर एक्स। इसी तरह से हमारे पास एक फंक्शन है फाइव एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, इस पर डी ऑपरेट कर किया तो वो क्या नया फंक्शन बन गया? फिफ्टीन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर एक ऑपरेटर है जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डी इन अ नेचुरल मैनर। मसलन हायर ऑर्डर, सेकंड डेरिवेटिव को हम डी स्केयर के साथ डिनोट करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव को डी क्यूब के साथ, फोर्थ डेरिवेटिव को डी की पावर फोर, फिफ्थ डेरिवेटिव को डी की पावर फाइव एंड अप टू सो। ठीक है, वो कैसे? एनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डी। ठीक है, अब ये देखें डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ डी डिनोट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हमारे पास एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है जी, वाई डबल प्राइम प्लस फाइव वाई प्राइम प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस थ्री। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी स्केयर वाई प्लस फाइव डी वाई प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस थ्री। यानी कि हम डेरिवेटिव को कैपिटल डी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अब ये भी कह सकते हैं। ठीक है, थ्योरम है आगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लेट वाई वन वाई टू अप टू सॉन वाई के बी सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन 29। अब जो ये इक्वेशन का ऊपर नंबर दिया हुआ है जो 29 हमने पढ़ी है, ये वाली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या है जी? देन द लीनियर कम्बिनेशन। अब लीनियर कम्बिनेशन क्या है? y इज इक्वल टू सी वन वाई वन ऑफ एक्स प्लस सी टू वाई टू ऑफ एक्स अप टू सॉन सी के वाई के ऑफ एक्स, वेयर सी आई ये क्या कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, इज आल्सो सोल्यूशन ऑन द इंटरवल। अच्छा, अब ये थ्योरम हमें क्या बता रहा है? कि हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की है, nth ऑर्डर की है, तो उसमें ये उसके सोल्यूशन है, y1 भी इसका सोल्यूशन है, y2 भी सोल्यूशन है, y3 भी, y4 भी, y5 भी, yk तक, ये सारे उसके सोल्यूशन हैं। ठीक है, तो nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके n सोल्यूशन होंगे, y1 y2 y3 y4 yn तक, ये सारे सोल्यूशन होंगे। अब ये थ्योरम हमें ये बता रहा है कि अगर ये सारे सोल्यूशन हैं तो इनका जो लीनियर कम्बिनेशन है ना, ये लीनियर कम्बिनेशन है सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू प्लस सी थ्री वाई थ्री प्लस सी फोर वाई फोर, वो सारा, तो जो लीनियर कम्बिनेशन बनता है वो भी उसका सोल्यूशन होगा। समझ आ रही ना बात? कि एक होमोजीनियस nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसके n सोल्यूशन है या k सोल्यूशन है, यहाँ पर k है तो k उसके सोल्यूशन है, y1 y2 y3 अप टू सॉन yk, तो वो
जितने भी के सॉल्यूशंस है अगर उनका लीनियर कम्बिनेशन बनाया जाए तो वो भी उसका सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है। इसी से आगे क्रोलरी है कि अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y इज इक्वल टू c1 y1 of a solution y1 of x of homogeneous linear differential equation is also a solution। अब इसका क्या मतलब है कि अगर एक सॉल्यूशन है y1, ठीक है, y1 एक सॉल्यूशन है, तो y1 जब सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है कि इसका जो कांस्टेंट मल्टीपल है वो भी इसका सॉल्यूशन, मतलब c1y, वो भी c1 का मतलब कोई भी हम कांस्टेंट ले सकते हैं ना, c1y, तो वो भी इसका सॉल्यूशन होगा। मिसाल के तौर पर 5y1 भी सॉल्यूशन होगा, 6y1 भी सॉल्यूशन होगा, 10y1 भी सॉल्यूशन होगा, 100y1 भी सॉल्यूशन होगा। तो कोई भी कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई करें इस y1 के साथ, जो y1 सॉल्यूशन होगा, तो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें वो भी इसका सॉल्यूशन ही रहेगा। ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू सी वाई वन, ये भी सोल्यूशन होगा अगर उसका y1 सोल्यूशन है तो। दूसरे नंबर पर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज पोजेसेस द ट्रिवियल सोल्यूशन। ये आप लोगों ने याद रखना है कि होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस के बारे में नहीं। होमोजीनियस अगर लीनियर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y इज इक्वल टू ज़ीरो, या आप कह सकते हैं कि ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन उसका लाजमी एग्जिस्ट करेगा। ज़ीरो इज़ अ सोल्यूशन, वो लाजमी इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एग्जांपल दी हुई है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है y1 इज इक्वल टू एक्स स्केयर, y2 इज इक्वल टू एक्स स्केयर नेचुरल ऑफ x, ये दोनों सोल्यूशन है, आर बोथ सॉल्यूशंस ऑफ द होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अब इस होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के दोनों सोल्यूशन हैं ऑन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये इस जो ऊपर हमने थ्योरम पढ़ा इसके मुताबिक y इज इक्वल टू c1 एक्स स्केयर प्लस c2 एक्स स्केयर नेचुरल ऑफ x, इनका लीनियर, दोनों सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो भी सॉल्यूशन होगा। ठीक है। उसके बाद आती है लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस। ये आप लोगों ने वैसे भी पढ़ा होगा, इंडिपेंडेंट और लीनियर, इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट। अब ये क्या होता है, यहाँ पर हम इसको एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन में या फंक्शंस के तौर पर क्या लेंगे। तो अ सेट ऑफ फंक्शंस f1 f2 up to so on fn is said to be linearly dependent on the interval I if there exist constant c1 c2 up to so on cn not all zero। ये पॉइंट नोट करने वाला है। सच दैट c1 f1 प्लस c2 f2 प्लस अप टू so on प्लस cn fn इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या होगा, फॉर एवरी एक्स इन द इंटरवल इफ द सेट ऑफ फंक्शंस इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द इंटरवल इट इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो अगर तो ये सारे कांस्टेंट, यहाँ पर गौर से सुन लें, ये सारे कांस्टेंट C1 C2 C3 C4 जितने भी कांस्टेंट हैं, ये सारे कांस्टेंट अगर ज़ीरो होंगे, ऑल ज़ीरो, तो फिर वो ये फंक्शंस इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर इनमें से एक भी कांस्टेंट नॉन ज़ीरो आ जाए तो फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएंगे। एक भी कांस्टेंट, अगर तो सारे के सारे कांस्टेंट ज़ीरो हैं तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर एक भी कांस्टेंट नॉन ज़ीरो आ जाता है तो फिर ये डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये फिजिकल एग्जांपल आपको देखिए, सेट कंसिस्टिंग ऑफ f1 f2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा, लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने का क्या तरीका है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो हम रॉन्स्कियन के ज़रिए चेक करते हैं। इसको बोलते हैं रॉन्स्कियन, रॉन्स्कियन। ठीक है। तो W की आवाज़ नहीं देनी, रॉन्स्कियन, रेस रॉन्स्कियन। तो रॉन्स्कियन क्या चीज़ होती है कि अगर हमारे पास ये फंक्शन f1 f2 fn फंक्शन जो हैं n-1 टाइम्स डिफरेंशिएबल हो, या हम कह सकते हैं पोजेसिव एट लीस्ट n-1 डेरिवेटिव्स, या n-1 टाइम्स के डिफरेंशिएबल हो, तो फिर इनका डिटर्मिनेंट किसका, f1 f2 अप टू सोन fn, फिर आगे इसका डेरिवेटिव है f1 डैश f2 डैश अप टू सोन fn डैश।
एंड इसी तरह से F1n-1 तक, n-1 डेरिवेटिव्स तक। तो ये एक मैट्रिक्स बनेगा, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसको हम रॉन्स्कियन बोलते हैं। तो वेयर द प्राइम डिनोट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड द रॉन्स्कियन ऑफ द फंक्शन। तो अब ये रॉन्स्कियन हमें बताएगा कि ये फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। कैसे बताएगा वो हम इस थ्योरम में देखते हैं। Let y1, y2, so on yn be n solutions of the homogeneous linear nth order differential equation, ठीक है, on an interval I, then the set of solutions is linearly independent on I if and only if Wronskian is not equal to 0, ठीक है, for every x in the interval। अब ये पॉइंट नोट कर लें कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, सोल्यूशन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ जो रॉन्स्कियन है वो नॉन जीरो है, ठीक है। रॉन्स्कियन क्या, हमने इस ये जो आपके सामने मैट्रिक्स बना है इसका डिटर्मिनेंट लिया, तो अगर तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि जी ये फंक्शन, जितने भी फंक्शन हैं ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस को लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने का तरीका है। उसके बाद डेफिनेशन है फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस। अब ये क्या होता है, any set y1 y2 up to so on yn of n linearly independent solution of homogeneous linear nth order differential equation on an interval I is said to be fundamental set of solution on the interval। अब ये जितने भी y1 y2 जितने भी solutions होंगे अगर ये linearly independent होंगे, ठीक है, तो इसको हम फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस कहेंगे। सारे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, y1 y2 y3 y4 yn तक ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो इसको हम फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, देयर एग्जिस्ट अ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन फॉर द होमोजेनियस लीनियरली nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन एन इंटरवल I, यानी कि जो भी लीनियरली nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें का आपका फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद है जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या चीज़ है, लेट y1 y2, अब ये सारे सॉल्यूशंस है क्या है, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। अब फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, इसका मतलब है ये सारे इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। तो ये सॉल्यूशंस हैं तो हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कह सकते हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस को हम फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस बोलते हैं। ऑफ होमोजेनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन इंटरवल I, देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑन द इंटरवल इज, ये जनरल सॉल्यूशन होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल्स, इसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन है y1 y2 y3 उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 प्लस c4 y4, जितना जहाँ तक वो होगा, अगर n तक है तो cn yn तक, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, इसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल the functions y1 e raised to power 3x and y2 e raised to power minus 3x are both solutions of the homogeneous linear equation। अब ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं। अब हम पहले चेक करते हैं कि क्या ये इंडिपेंडेंट हैं, तो कैसे पता चलेगा, ये रॉन्स्कियन इसका लेंगे। अब रॉन्स्कियन का क्या तरीका है, e raised to power 3x ये वाला, e raised to power minus 3x और इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो -6 आया, जिस नॉन ज़ीरो। तो जब नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब है ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर 3x प्लस c2 e रेज टू पावर -3x, ये इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया होमोजीनियस फंक्शन के लिए। अब जनरल सॉल्यूशन फॉर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, अगर कोई नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आ जाती है तो फिर let yp be any particular solution of the non homogeneous linear nth order differential equation, ठीक है। अब yp एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है।
वो पहले हमने डिस्कस किया हो। तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन भी अगर कोई है तो नॉन होमोजीनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन इंटरवल आई एंड लेट y1 y2 up to so on by yn be a fundamental set of solutions of associated homogeneous differential equation on I. Then the general solution of the equation on the interval is, ये जनरल सोल्यूशन होगा जी y1 y is equal to c1 y1 plus c2 y2 plus up to so on cn yn plus yp। अब ये किसका होगा? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये करेंगे, इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर तो होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, तो फिर सिर्फ जो जनरल सोल्यूशन होगा वो y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 प्लस सो ऑन प्लस cn yn तक, यही जनरल सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो फिर जनरल सोल्यूशन क्या होगा? इसके साथ प्लस yp भी लगाएंगे, ठीक है। अब ये दो पार्ट्स बन गए, एक ये पार्ट बन गया और एक ये पार्ट बन गया। अब इस पार्ट को हम जब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होंगे इसको हम कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन बोलेंगे। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन। कौन से? एक ये पार्ट आ गया और एक ये वाई पी। एक को वाई सी कहेंगे और एक को वाई पी कहेंगे। तो वाई सी क्या है? इसको हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन कहेंगे। और ये वाला कंप्लीमेंट्री फंक्शन है, ये सारा सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू प्लस सी सो ऑन प्लस सी एन वाई एन। तो ये हमारे पास कंप्लीमेंट्री फंक्शन है, ठीक है। अब जब जनरल सोल्यूशन हम नॉन होमोजीनियस का फाइंड करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी, दो फंक्शन होंगे, सम ऑफ टू फंक्शन होगा, वाई सी प्लस वाई पी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम कि हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कैसे करना है। ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास एक पहले सिंगल एक जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ए वाई प्राइम प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। वाई प्राइम यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वाई प्राइम इज इक्वल टू क्या आ जाता है? के वाई बन जाता है, ठीक है। अच्छा, वाई प्राइम इज इक्वल टू के वाई, यहाँ से ये फाइंड आउट होता है वेयर के इज अ कांस्टेंट। दिस ऑब्जर्वेशन रिवील्स द नेचर ऑफ द अननोन सॉल्यूशन बाय। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पर ये नोट करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, द ओनली नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्री फंक्शन whose derivative is a constant multiple of itself। ये देखें ना, ये जैसे y प्राइम इज इक्वल टू के वाई है, whose derivative is a constant multiple of itself is an exponential function। वो हमेशा ई रेज टू पावर एम एक्स, एम कोई ना कोई एक नंबर होगा, कोई एक रूट होगा उसका, यही होगा। तो उससे हमें ये मेथड बनाते हैं क्या? इफ वी सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स एंड y प्राइम, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अगर हम y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स इसमें पुट करते हैं कोई भी इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर में, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जब ई रेज टू पावर एम एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो एम ई रेज टू पावर एम एक्स बन जाएगा। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ए एम ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर एम एक्स। तो यहाँ से अगर हम ई रेज टू पावर एम एक्स कॉमन लेंगे तो ए एम प्लस बी इज इक्वल टू 0। सिंस ई रेज टू पावर एम एक्स इज नेवर 0, तो ये तो ई रेज टू पावर एम एक्स तो कभी 0 नहीं हो सकता। फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स द लास्ट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड ओनली व्हेन m is the solution of the root of the first degree polynomial equation am plus b is equal to 0। For this single value m, y is equal to e raised to power mx is a solution of the differential equation। यानी कि m भी इसका solution है और e raised to power mx भी इसका solution होगा differential equation का, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है और फिर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम लेते हैं एक स्पेशल केस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ए वाई डबल प्राइम प्लस बी वाई प्राइम प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0 where a b and c are constant। if we try to find the solution for from
ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स, हम इस फॉर्म का सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। अब आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हम कर रहे हैं ये अब हम 10.1 का स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने 10.1 करनी है उसका स्टार्ट कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स, देन आफ्टर सब्सटीट्यूशन ऑफ y प्राइम इज इक्वल टू y हमारे पास ई रेज टू पावर एम एक्स। अब ये हर क्वेश्चन में हम यही करेंगे, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स इज द सोल्यूशन। फिर y प्राइम, y डबल प्राइम, अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो थर्ड डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है तो y ट्रिपल प्राइम भी ले लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव लिया, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, तो फिर ये इक्वेशन इसमें पुट कर दी, ये सब्सटीट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में। तो जब सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, ई रेज टू पावर एम एक्स इंटू ए एम स्केयर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। As in the introduction, we argue that because e raised to power mx is never zero, ये जीरो नहीं होगा तो लिहाजा ये वाली वैल्यू जीरो होगी, ए एम स्केयर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये क्या है, कैन सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन 34 इज व्हेन m इज चूजन एज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसी को ही हम एक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। अब एक्सिलरी इक्वेशन में ये जो m हम फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे, रूट फाइंड करेंगे डेफिनेटली। रूट कैसे फाइंड कर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस तरह से सॉल्व करते हैं वो उस तरह से आप सॉल्व कर लें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, चाहे वो चाहे जिस मर्जी मेथड से करें, तो वो सॉल्व करेंगे तो वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, वो हम y इज इक्वल टू एम एक्स में पुट कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास तीन तरह के सोल्यूशन आते हैं, ये आप लोगों को पता ही है, ऑलरेडी पता है कौन कौन से सोल्यूशन आते हैं। एक तो M1 एंड M2 रियल आते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरे नंबर पर रियल एंड इक्वल, और तीसरे नंबर पर कम्प्लेक्स। ये तीन तरह के रूट्स आते हैं। तो अब जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तीन तरह के रूट्स आएंगे, तो हमने अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बनाना है वो कैसे बनाना है, ये हमारे लिए सोचने वाली बात होगी। ठीक है, तो वो हमारे पास तीन तरह के ये बन जाते हैं केसेस। तो अब देखते हैं कि तीन तरह के केसेस हैं उनको हम कैसे डील करेंगे। पहले नंबर पर अगर तो हमारे पास रूट्स जो आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो डिस्टिंक्ट भी आते हैं और रियल भी आते हैं, यानी कि डिफरेंट आते हैं और रियल आते हैं। एक तो रियल और डिस्टिंक्ट दोनों अलग अलग आते हैं, तो फिर सोल्यूशन क्या होगा, फिर ये सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई रेज टू पावर एम टू एक्स। ठीक है, मैं डायरेक्टली ये बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पर अगर रिपीटेड रियल रूट्स आते हैं, अब रियल भी हैं लेकिन रिपीटेड है, यानी कि एक जैसे ही हैं। मसलन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और आंसर आ गया 2 और 2, 2 और 2 दोनों सेम आ गए, तो फिर क्या होगा, फिर हम इस तरह से सोल्यूशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई रेज टू पावर एम वन एक्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर तीन आ जाते फंक्शन, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक की बजाय इक्वेशन होती है थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री, हम उसी तरह से ये साथ में इंक्रीज कर देंगे। अगर थर्ड डिग्री है तो वो साथ में उसी तरह से ये इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मैं इधर आपको नोट करवा देता हूँ, अगर थर्ड डिग्री है तो जारी बात है वो साथ में सी थ्री ई रेज टू पावर एम थ्री एक्स आ जाएगा, ऊपर पावर में एम थ्री एक्स। ठीक है, और इसी तरह से अगर फोर्थ डिग्री है तो सी फोर ई रेज टू पावर एम फोर एक्स, ये साथ में ऐड होता जाएगा जितने भी ऑर्डर की डिग्री होगी। इस तरह से अगर ये है थर्ड डिग्री है तो साथ में इधर सी वन है प्लस सी टू एक्स है प्लस सी थ्री एक्स स्केयर आ जाएगा। क्या आएगा, यहाँ पर आगे, यहाँ पर ये इस पॉइंट पर क्या आएगा, सी थ्री एक्स की एक्स स्केयर। ठीक है, और अगर सी थ्री एक्स स्केयर, तो अगर फोर्थ ऑर्डर हो गई तो साथ में प्लस सी फोर एक्स थ्री आ जाएगा। ठीक है, साथ में ये आ जाएगा और
C4x3। ठीक है, इसी तरह से जो भी डिग्री ऑर्डर की जिस ऑर्डर की भी इक्वेशन होगी उसी हिसाब से ये आगे हो जाएगा। अच्छा, थर्ड केस क्या है कि अगर कम्प्लेक्स रूट्स आ जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे। कम्प्लेक्स रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा की शक्ल में। ठीक है, अब कम्प्लेक्स रूट्स जब भी आते हैं तो वो पेयर की फॉर्म में आते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे इसको, y इज इक्वल टू C1 ई रेज टू पावर, ये फाइनली मैं इसका आपको बता देता हूँ। ये हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। जब कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, क्योंकि कम्प्लेक्स रूट्स आने हैं अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ठीक है, इस फॉर्म में, तो आपने उसका सोल्यूशन इस फॉर्म में लिख देना है, ये वाली फॉर्म में, ई रेज टू पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। इसी तरह से अगर चार होंगे, वही बात है, अगर ये कम्प्लेक्स रूट्स आते हैं वो या तो दो होंगे या चार होंगे। तो अगर चार होते हैं तो फिर आपने प्लस आगे साथ में ई रेज टू पावर मजीद फिर एक दफ़ा इसी तरह से यही लिख देना, और आगे C3 और C4 साथ में लिख देना। ठीक है, इस तरह से ये आगे आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तीन क्वेश्चंस है, ये सॉल्व किए हुए हैं इधर, ये देखें। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाएं। ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन से ये सॉल्व किया और इसका आंसर ये बन गया। ठीक है, इसी तरह से इसका आंसर और ये कम्प्लेक्स रूट्स के लिए इसका आंसर। ठीक है।